ओके, सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्लीचिंग। ठीक है, जब हम लोग ब्लीचिंग ट्रे बना रहे होते हैं तो उसके लिए हम लोग स्कैलोपिंग भी करते हैं। तो व्हाट इज़ स्कैलोपिंग? स्कैलोपिंग क्या होता है कि हम ना ट्रे को ऐसा ट्रिम करें कि वो कॉन्टोर ऑफ द टीथ को फॉलो करे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर ये जो कॉन्टोर ऑफ द टीथ फॉलो हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्कैलोपिंग। रादर देन ये स्ट्रेट है, ये स्कैलप्ड है। ठीक है, अब स्कैलप का क्या फ़ायदा होगा? अब फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ये ट्रे पहनेगा तो ये उसके गम्स में नहीं जाएगी, ये सिर्फ उसके दान को कवर करेगी, गम्स फ्री होंगे, तो गम्स में कोई इरिटेशन नहीं होगी। अगर पेशेंट का गम्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट है तो वो उसको इरिटेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ करें, तो उसकी वजह से बर्न भी नहीं होगा और इरिटेशन भी नहीं होगी। ठीक है, पेशेंट कम्फर्ट भी होगा। ठीक है, अगर हम लोग बहुत कम अमाउंट, फॉर एग्जांपल लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लीचिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 10% कार्बोनाइट पेरोक्साइड, तो उसके लिए हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब इन दिस पिक्चर इसमें हमारे पास एक है विदाउट स्कैलोपिंग और ये जो है वो है विद स्कैलोपिंग। तो विदाउट स्कैलोपिंग जैसे स्ट्रेट है, तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन क्या यूज़ कर रहा है। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग स्कैलोपिंग पे जाते हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर एग्जांपल अगर कार्बोनाइट पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर नॉन स्कैलोप यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ट्रे में ये है कि जो हम लोग जैसे ट्रे बनाएंगे पेशेंट को, ठीक है, उससे पहले, ट्रे से पहले जो उसकी ऑक्लूजन होती है वैसे ही ऑक्लूजन होनी चाहिए और उसकी ट्रे के बाद भी। हम लोग ट्रे से पहले पेशेंट को बोलेंगे आप मैक्सिमम इंटरकस्पेशन, मतलब जितना आप मुंह बंद कर सकते हैं, लाइक अपने अपर वाले टीथ और लोअर वाले टीथ मिला सकते हैं। ठीक है, हम पेशेंट को बोलेंगे। उसके बाद ब्लीचिंग ट्रे लगाने के बाद भी पेशेंट को बोलेंगे। ठीक है, अगर हमें लग रहा होगा कि ब्लीचिंग ट्रे पहनने के बाद उसकी जो ऑक्लूजन है वो लाइक अगर थोड़े से गैप्स आ रहे हैं बिटवीन द इंसाइजर, तो हम लोग करेंगे कि उसके पोस्टीरियर टीथ को रिमूव कर देंगे ताकि एंटीरियर टीथ आराम से मैक्सिमम इंटरकस्पेशन में आ जाए एज शोन इन दिस पिक्चर। ठीक है, पेशेंट को हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कि इतना ब्लीचिंग एजेंट लगाना है कि उसके फेशियल सर्फेसिस कवर हो जाए। ठीक है, और पेशेंट को बोलेंगे कि आप जब हंसते हैं या बात करते हैं, जितने दांत आपके विजिबल हो रहे हैं उतनी ही ब्लीचिंग करेगा। ठीक है, और पेशेंट को बताएंगे कि हमें कैसे इसको सीट करना है और कैसे रिमूव करना है, और बोलेंगे अगर अगर सेंसिटिविटी थोड़ी सी हो तो ये होती है, लेकिन अगर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही हो तो आप 1 से 2 दिन ट्रे को यूज़ करना छोड़ दें और वो सेंसिटिविटी सबसाइड हो जाएगी। अगर फिर भी ठीक नहीं हुई, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, तो फिर बोलते हैं कि आप डेंटिस्ट को दिखाएं। ठीक है, हम पेशेंट को बताएंगे कि अगर आप कार्बोनाइट पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, वो आपको रात में ज़्यादा पहन के सोना, मतलब ओवरनाइट पहन के सो जाए और फिर हाँ ओवरनाइट पहन के सो जाए। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो वो सिर्फ आधा या 1 घंटा हम बोलते हैं पेशेंट को वेयर करने को, और ज़्यादातर डे में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट कार्बोनाइट पेरोक्साइड दिन में यूज़ कर रहा है तो उसको बोलते हैं कि आपको 2 से 4 घंटे पहन के रखना है, क्योंकि उसकी जो एक्टिवेशन होती है वो थोड़ा सा लेट होती है। ठीक है, अब ये पिक्चर में दिखा रहे हैं कि हमें कैसे पेशेंट को रिमूव कैसे करना है। तो ट्रे जो होता है इट शुड बी रिमूव बाय ग्रास्पिंग द मोस्ट टर्मिनल टूथ, सबसे पोस्टीरियर टीथ को ग्रास्प करें रादर देन, हम पेशेंट को बोलते हैं कि फिंगर नेल से नहीं आपको रिमूव करना है, आपको पीछे से ग्रास्प करके उसको निकालना है। ठीक है, अब ट्रीटमेंट टाइम क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नॉर्मल टीथ की ब्लीचिंग करे तो उसको लगते हैं 3 दिन से 6 वीक तक, और एवरेज 2 वीक्स में ब्लीचिंग के रिजल्ट आ जाते हैं। अगर निकोटीन स्टेन टीथ है तो 1 to 3 मंथ, और अगर टेट्रासाइक्लिन स्टेन टीथ है उसमें बहुत ज़्यादा देर तक आपको रिजल्ट नहीं आता, वो आते हैं एटलीस्ट 1 to 12 मंथ, और 3 to 4 मंथ में एवरेज आना शुरू हो जाते हैं रिजल्ट। सो ओवर द कॉन्टोर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ओवर द कॉन्टोर प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि कोई फार्मेसी से मिल जाते हैं या कोई सुपर मार्केट से मिल जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वाइटनिंग स्ट्रिप्स आती हैं, वाइटनिंग जेल आ सकते हैं, या वाइटनिंग टूथपेस्ट या वाइटनिंग च्युइंग गम भी आ सकती है। तो पेशेंट क्या करता है, वो ले लेता है और फिर वो यूज़ करता है फॉर द वाइटनिंग। इससे वाइटनिंग तो हो जाती है लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन हो जाती है, लेकिन पेशेंट के सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को ब्लीचिंग, मतलब उसकी डिस्कलरेशन हो क्यों रही है वो ट्रीट नहीं करते, बस पेशेंट ब्लीच कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको केरीज है या फिर उसके पल्प रिजॉर्प्शन है या कोई ट्रॉमा की वजह से उसका कलर डिस्कलर हुआ हुआ है टीथ का, तो वो सिम्टम्स को, वो प्रॉब्लम्स को ट्रीट नहीं कर रहा होता। ठीक है, अब सेफ्टी कंसर्न्स क्या होते हैं ओटीसी ब्लीचिंग में? लैक ऑफ डायग्नोसिस, ऑब्वियसली पेशेंट खुद
प्रोडक्ट यूज़ कर रहा होता है, वो डेंटिस्ट के पास नहीं आ रहा होता, तो डायग्नोसिस नहीं होती, कोई पैथोलॉजी हो सकती है, तो उसकी वजह से और दांत खराब हो सकता है, ठीक है। लेस एस्थेटिक आउटकम, फॉर एग्जांपल अगर कोई रिस्टोरेशन हो गई या फिर एंडोडोंटिकली कोई दांत खराब है, तो फॉर एग्जांपल अगर ब्लीचिंग कर ही जा रहे हैं लेकिन अंदर का मसला ठीक नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड इसमें होती है, तो उसकी वजह से उसके दांत की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उसका पीएच ज़्यादा होता है, फिर एलर्जिक होता है, ठीक है, तो पेशेंट को एलर्जी हो सकती है उससे। अच्छा, पेशेंट मे नॉट रिसीव एनी और मैक्सिमम बेनिफिट नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत कम टाइम के लिए यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, तो बेनिफिट इतने ज़्यादा उससे नहीं होते हैं। तो अब टेट्रासाइक्लिन की वजह से टीथ कैसे स्टेन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ड्यूरिंग द टूथ डेवलपमेंटल स्टेज में बच्चा ले रहा है या फिर कोई प्रेग्नेंट फीमेल ले रही है, अगर बच्चा 8 साल से छोटा है तो वो ले रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन कैल्शियम के साथ बाइंड करता है और बनाता है ये इनसॉल्युबल कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन ऑर्थोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स इनेमल के अंदर, ठीक है। जब लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, वो डार्क हो जाता है और वो ग्रे ब्राउन डिस्कलर टीथ होने लग जाते हैं। अब टेट्रासाइक्लिन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है अगर हम उसकी ब्लीचिंग करते हैं। अगर जो नॉर्मल ब्लीचिंग करते हैं वो 2 to 6 वीक में ब्लीच हो जाती है, लेकिन जो टेट्रासाइक्लिन होती है उसके लिए 2 to 12 मंथ चाहिए होता है। अब ये है टेट्रासाइक्लिन स्टेन टीथ, यहाँ पे होम ब्लीचिंग कर रही है, ठीक है, इसको 7 मंथ लगे हैं होम ब्लीचिंग में, ठीक है। और यहाँ पे जनरलाइज टेट्रासाइक्लिन स्टेन दिखा रहे हैं पिक्चर में, ठीक है, इसको 8 मंथ लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेनिंग थी। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द बोथ ऑफिस इन ऑफिस एंड एट होम ब्लीचिंग, ठीक है। अब हम ब्लीचिंग कर रहे होते हैं, ऐसे क्या फैक्टर है, सबसे पहले आता है सरफेस क्लीनलीनेस, मतलब कि अगर कोई भी सरफेस फॉर एग्जांपल बक्कल साइड पे या फिर पैलेटल साइड पे अगर कोई लिंगुअल साइड पे कोई प्लाक है या फिर कैलकुलस है, ठीक है, या फिर कोई निकोटीन स्टेन्स है या फिर चाय कॉफ़ी के स्टेन्स है, तो ब्लीचिंग से पहले हम लोग प्रोफाइल एक्सेस करते हैं। प्रोफाइल एक्सेस का मतलब क्या होता है, हम लोग स्केलिंग करते हैं और पॉलिशिंग करते हैं, ठीक है। उसके करने के बाद फिर हमें पता चलता है कि टूथ का क्या कलर है, कितना वो डिसकलर हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोफाइल एक्सेस करते हैं, सरफेस क्लीन करते हैं ताकि ब्लीचिंग एजेंट डायरेक्टली इनेमल के साथ कॉन्टैक्ट हो जाए, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्सटर्नल, हाँ, हम प्रोफाइल एक्सेस के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि जो सेंसिटिविटी है वो सब ठीक हो जाए, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारे पास टेम्परेचर, जैसे कि इन ऑफिस में अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा यूज़ करेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो होंगे वो ज़्यादा रिलीज होंगे और केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा और ब्लीचिंग ज़्यादा फास्ट होगी। इसमें एक चीज़ है, जैसे अगर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाएं तो उससे रिएक्शन 10 गुना ज़्यादा, मतलब डबल हो जाता है, ठीक है। अब इसकी एक रिस्क क्या होगी, टेम्परेचर ऑब्वियसली अगर ज़्यादा करेंगे तो ओवर हीटिंग हो जाएगी, ओवर हीटिंग की वजह से हमें सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी या फिर पल्पाइटिस भी हो सकता है, पल्प की इन्फ्लेमेशन भी होती है। इसलिए अगर हम लोग टेम्परेचर अगर ज़्यादा भी करना हो तो हम एनेस्थीसिया के बगैर करते हैं ताकि अगर बहुत ज़्यादा पेशेंट को गर्म वगैरह या सेंसिटिविटी हो रही हो फील तो हम लोग वहाँ पे रोक देते हैं। देन द थर्ड इज पीएच और ब्लीचिंग एजेंट। तो पीएच क्या, हमें पता है कि पीएच की इनेमल की जो डीमिनलाइजेशन की पीएच होती है वो होती है लेस देन 5.5 और डेंटिन की जो डीमिनलाइजेशन की पीएच होती है वो लेस देन 6.8 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो होती है वो अराउंड पीएच 5 होती है और कार्बामाइड पेरोक्साइड की होती है अराउंड पीएच 7, ठीक है। तो ये पीएच की वैल्यूज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद करनी है। की इफेक्ट्स क्या होते हैं, कार्बामाइड पेरोक्साइड ब्रेक्स डाउन, अब कार्बन पेरोक्साइड टूटता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड और यूरिया रिलीज होता है, ठीक है। यूरिया की वजह से क्या होता है, पीएच और बढ़ जाता है, ठीक है। जब हमें पता है कि पीएच अगर कम हुआ तो उसकी वजह से केरीज हो सकती है और जो पीएच 5.5 से कम हुआ तो वहाँ पे इनेमल की डीमिनलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब हमें पता है कि कार्बामाइड पेरोक्साइड का पीएच होता है 7 होता है और जब वो यूरिया में ब्रेक डाउन होता है उसका पीएच 8 से ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये केरीज को प्रिवेंट करता है, ठीक है, ड्यूरिंग ब्लीचिंग। और जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है उसका टिपिकली पीएच 5 होता है तो इसकी कोई प्रिवेंशन नहीं होती, ठीक है। अब नंबर 4 इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड। अब जितनी ज़्यादा पेरोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा वाइटनिंग होगी, ठीक है। लेकिन इसकी एक चीज़ ये है कि हम लोग अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा यूज़ करेंगे इसकी वजह से क्या होगा, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। और अगर वो गम्स में लग गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसकी वजह से इरिटेशन भी हो सकता है, बर्न भी हो सकता है, ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करेंगे। तो नंबर 5 क्या होता है हमारे पास, टाइम,
ठीक है। नंबर 5 इज टाइम। अब जितनी ज़्यादा ऑब्वियसली कांटेक्ट में रहेगा दान ब्लीचिंग से, उतनी ज़्यादा ही ब्लीचिंग ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा ही लाइटनिंग ज़्यादा होगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर जितना ज़्यादा कांटेक्ट में रहेगा उतने ही चांसेस हैं कि उसको सेंसिटिविटी ज़्यादा हो। ठीक है। अब आते हैं नंबर 6 जो कि होते हैं एडिटिव्स। तो जब ब्लीचिंग एजेंट में हम लोग कुछ एडिटिव्स डालते हैं ताकि वहाँ पे हैंडलिंग अच्छी हो, सेफ्टी हो और टेस्ट वाइज भी अच्छा हो। ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल जेल फॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो उसकी अच्छी हैंडलिंग के लिए कुछ एडिटिव्स डालते हैं जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, ग्लाइकॉल हो गया, या फिर टूथपेस्ट बेसिस होती है और कुछ फ्लेवर्स होते हैं। ठीक है। लेकिन फ्लेवर्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि उसकी वजह से एलर्जीज हो सकती है, बर्निंग हो सकते हैं या अल्सर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक फ्लेवर है बनाना फ्लेवर, उसकी अगर किसी को लेटेक्स से एलर्जी होगी तो वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती है बनाना फ्लेवर में। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास मिंट फ्लेवर। मिंट फ्लेवर की वजह से एप्थस अल्सर हो सकते हैं या फिर जिंजाइवल बर्निंग हो सकती है। ठीक है। कुछ प्रोडक्ट्स में ग्लूटेन होता है। ठीक है। हमें पता है ग्लूटेन जो होता है वो सूटेबल नहीं होता है सीलियाक पेशेंट के लिए। ठीक है। और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एडिटिव्स हम लोग कार्बामेट पर ऑक्साइड में यूज़ करते हैं वो कार्बापोल होता है। ये बहुत अच्छा एडिटिव है। ठीक है। ये बेसिकली थिक करता है और ना पर ऑक्साइड के रिलीज को ओवर टाइम इंक्रीज कर देता है। सो टूथ सेंसिटिविटी एंड पल्पल कंसर्न। ठीक है। अब हमें पता है कि जो पेरोक्साइड होती है वो टूथ के अंदर 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर पेनिट्रेट कर जाता है क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, इससे वो आराम से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चले जाता है। ठीक है। लेकिन जो पेरोक्साइड होता है वो इतना स्मॉल होता है, वो इतनी जल्दी चला जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो सकती है। अब सेंसिटिविटी हमें पता है ये रिवर्सिबल होती है। इसकी दो ट्रीटमेंट होती है, या फिर हम लोग पैसिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर एक्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पैसिव ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग या फिर पेशेंट की ड्यूरेशन को कम कर देंगे या फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे, उसको बार बार बुलाएंगे और उसका टाइम कम कर देंगे। ठीक है। एक्टिव ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम लोग जो ब्लीचिंग ट्रे होता है उसके अंदर मेडिसिन लगाते हैं। ठीक है। या फिर वो हम लोग फ्लोराइड लगा सकते हैं। ठीक है। फ्लोराइड की वजह से सेंसिटिविटी कम होगी। ठीक है। या फिर पोटेशियम नाइट्रेट जेल लगाते हैं। ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट जेल का एक फ़ायदा ये होता है कि ये पल्प के अंदर पेनिट्रेट करता है और उसकी एक सिडेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है। इसका एक सिडेटिव इफेक्ट होता है और पोटेशियम हमें पता है कि बहुत सारा ना डिसेंसिटाइजिंग लाइक टूथपेस्ट में भी यूज़ हो रहा होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 10 से या फिर आधे घंटे उससे पहले ब्लीचिंग ट्रे से पहले हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट लगाते हैं और उसके बाद लगाते हैं ताकि उसको सेंसिटिविटी ना हो। ठीक है। अब कौन सा बेस्ट टूथपेस्ट होता है, ऐसा टूथपेस्ट जिसके अंदर 5% पोटेशियम नाइट्रेट हो लेकिन सोडियम लोराइल सल्फेट ना हो, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्मेयर लेयर को रिमूव कर देता है, इसकी वजह से एप्थस अल्सर हो सकता है। इसलिए हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट और फ्लोराइड दोनों यूज़ करते हैं ताकि एक डिसेंसिटाइजिंग इफेक्ट है और पेशेंट को सेंसिटिविटी ना हो। कोई पेशेंट है उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग ट्रीट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे सबसे पहले प्रोफाइलेक्सिस करते हैं, फॉर एग्जांपल स्केलिंग किया, पॉलिशिंग किया, उसके बाद हम लोग ब्लीचिंग करते हैं, लाइक 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद। ठीक है। हम पेशेंट को बोलेंगे आप पोटेशियम नाइट्रेट से ब्रश करें। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है तो वहाँ पे सेंसिटिविटी नहीं होती। ठीक है। हम पेशेंट को बोलेंगे कि 1 से 2 रात को आप ट्रे पहन के सोएं ताकि आपको कोई प्रेशर ना हो या फिर आप फेमिलियर हो जाए। ठीक है। और ट्रे के अंदर भी पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ करें। ठीक है। लेकिन सोडियम लोराइल सल्फेट ना हो। ठीक है। अब हम लोग करते हैं ब्लीचिंग स्टार्ट करते हैं शॉर्टर डे टाइम पीरियड, या ब्लीचिंग की हम लोग फ्रिक्वेंसी कम कर देते हैं। ठीक है। या फिर कार्बामेट पर ऑक्साइड यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। और फ्लोराइड यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उसको सेंसिटिविटी ना हो। ठीक है। फिर ब्लीचिंग के बाद हम लोग बोलते हैं उसको डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट करो, ब्लीचिंग के दौरान भी और ब्लीचिंग के बाद भी। ठीक है। और अल्टरनेट और स्किप ब्लीचिंग डेज इफ सेंसिटिव, हम उसको बार बार नहीं बुलाते, मतलब लाइक 1 हफ्ते बाद बुला लिया, जब सेंसिटिविटी सबसाइड हो जाए फिर बुलाते हैं। हम उसको बोलेंगे कोई एसिडिक ड्रिंक्स, कोला या फ्रूट जूसेस ना पिए जिसकी वजह से स्मेयर लेयर रिमूव हो जाए, तो सेंसिटिविटी हो सकती है। सॉफ्ट टिश्यू रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर डेंटिस्ट इन ऑफिस ब्लीचिंग कर रहा है। ठीक है। इन ऑफिस ब्लीचिंग में हमारे पास 30 to 35% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो होता है वो ईजिली टिश्यू बर्न करवा सकता है और उसकी वजह से टिश्यू वाइट हो जाता है। ठीक है। अगर एक्सपोजर कम है तो फिर सही है, वो रिवर्सिबल है। ठीक है। और हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर मिक्स विद डिस्टिल्ड वाटर और जिंक ऑक्साइड यूजनल प्रोविजनल सीमेंट। ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, कलर एकदम से चेंज हो जाता है, मतलब जैसा टिश्यू का कलर था वैसा हो जाता है और बर्निंग सेंसेशन भी कम हो जाती है। फिर हम पेशेंट को रीअश्योर करते हैं, उसको काउंसिल करते हैं कि ये परमानेंट नहीं है। ठीक है।
अब पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यू बर्न ना हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को यूज़ करना है रबर डैम, ठीक है, ताकि टिश्यू बर्न ना हो, ठीक है। ये हो गया इन ऑफिस। अगर पेशेंट एट होम ब्लीचिंग कर रहा है तो उसकी वजह से कैसे हो सकती है, अगर वो इल फिटिंग ट्रे यूज़ कर रहा है उसकी वजह से इरिटेशन हो सकती है, या फिर ट्रे स्कैलोप नहीं है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, बर्न हो सकता है। तो इस इम्पॉर्टेंट कि ट्रे स्कैलोप हो। अफेक्ट ऑन रिस्टोरेशन, ठीक है। अब ब्लीचिंग का जो होता है कोई अफेक्ट नहीं होता रिस्टोरेशन में, अगर पहले से कोई रिस्टोरेशन हुई हुई है कॉम्पोजिट की, अफेक्ट कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि जो ब्लीचिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा टूथ का कलर वाइट हो जाता है, और जो हमने रिस्टोरेशन की होती है तो पुराने कलर की होती है, तो वो डार्क होती है, तो वो एस्थेटिक वाइज अच्छी नहीं लग रही होती है, इसलिए फिर हमें रिस्टोरेशन चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। अब ब्लीचिंग की ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, ठीक है, वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, उसमें टूथ स्ट्रक्चर रिमूव भी होता है, ठीक है। उसकी ऑल्टरनेटिव में हमारे पास माइक्रो अब्रेजन, मैक्रो अब्रेजन, बॉन्डेड विद रेजिन कंपोजिट विनियरिंग, पोर्सिन विनियरिंग और पोर्सिन ऑफ मेटल सिरेमिक क्राउन, ठीक है। मेन जो चीज़ है वो माइक्रो अब्रेजन और मैक्रो अब्रेजन है। माइक्रो अब्रेजन क्या होता है, ठीक है, माइक्रो अब्रेजन हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं फ्लोरोसिस में और सुपरफिशियल डिस्कलरेशन होगी जिसकी, ठीक है। इसके अंदर एक तो एसिड यूज़ होता है और एक अब्रेसिव पार्टिकल यूज़ होता है। एसिड जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसकी कम कॉन्सेंट्रेशन में, और अब्रेसिव जैसे कि जो कि हम लोग वाटर सॉल्युबल जेल यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर। अब्रेसिव कोई भी पाउडर हो सकता है, ठीक है। अब एसिड लगाया हमने, एसिड क्या करेगा, ये मिनरल कंटेंट को रिमूव करेगा और 20 to 27 माइक्रोमीटर इनेमल को वीक कर देता है, ठीक है, ताकि जब हम लोग अब्रेसिव यूज़ करें वो फौरन से एसिड के साथ जाके रिएक्ट करे और वो स्टेन को रिमूव कर सके, ठीक है। अब एप्लीकेशन कैसे करते हैं, एक रबर कप से करते हैं, यहाँ पे स्टेप ब्रिसल ब्रश से कर रहे होते हैं, और 20 to 30 सेकेंड हमने एसिड अप्लाई किया, फिर अब्रेसिव एजेंट किया और फिर वहाँ से वो रिमूव हो जाती है डिस्कलरेशन। लिमिटेशन क्या होती है, हमें यह पता नहीं होता है कि डिस्कलरेशन कितनी सुपरफिशियल है, अगर सुपरफिशियल होगी तो रिमूव हो जाएगी, लेकिन अगर डीप जा रही होगी तो ऑब्वियसली डिस्कलरेशन रिमूव नहीं हो सकती, ठीक है। उसके लिए फिर हमें कॉम्पोजिट रेजिन करना पड़ेगा। फिर आती है मैक्रो अब्रेजन। मैक्रो अब्रेजन में कोई एसिड यूज़ नहीं हो रहा होता, हम लोग एक फाइन डायमंड या फिर कार्बाइड फिनिशिंग बर यूज़ कर रहे होते हैं, स्लो स्पीड, और वो एनामल को रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हल्का प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। उसका जो इफेक्ट होता है सेम माइक्रो अब्रेजन जैसा होता है, जिसका हम लोग एसिड भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हाई स्पीड हैंड पीस यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वाटर भी यूज़ करें, ठीक है, ताकि जो हमारे दांत है वो उसको डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। अगर डिहाइड्रेशन हो जाएगी इसकी वजह से क्या होगा, जो सब सरफेस डिफेक्ट्स होंगे बहुत ज़्यादा विजिबल होंगे, इससे हमें ब्लीचिंग का नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये भी सुपरफिशियल स्टेन्स को रिमूव कर रही होती है, अगर बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो गई तो वो रेजिन कॉम्पोजिट से हम लोग रिमूव कर मतलब लगा रहे होते हैं और फिर उसको सही कर रहे होते हैं, ठीक है। अब्रेजन टेक्निक्स में हमारे पास 3 होती है, माइक्रो अब्रेजन हो गया, मैक्रो अब्रेजन हो गया, एयर अब्रेजन हो गया। ये कंजर्वेटिव मेथड होता है फॉर ट्रीटिंग सुपरफिशियल इनेमल स्टेन, ओनली सुपरफिशियल इनेमल। लेकिन अगर डीप डिस्कलरेशन हो, इनर साइड डिस्कलरेशन हो, ठीक है, पल्प की वजह से हो रही हो, तो उसके अंदर भी हम लोग ये यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ओके, सो एयर अब्रेजन। सो एयर अब्रेजन क्या होता है, ये एक फाइन पार्टिकल, इट यूजेज अ स्टीम ऑफ फाइन पार्टिकल्स। हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है या फिर सिलिका होती है, ठीक है। ये कंप्रेस एयर से दान के ऊपर प्रोपेल्ड होता है और वहाँ पे दान का सरफेस को अपडेट कर देता है, ठीक है। अब ये पिक्चर में हमारे पास पिक्चर ए में पेशेंट आया, इसके फ्लोर मतलब लाइक ब्राउन स्टेन हो रहा है, ब्राउन स्टेन्स है और सुपरफिशियल वाइट स्टेन्स है। अब इसको ब्लीच करना है, एक तो माइक्रो अब्रेजन से किया उन्होंने और मैक्रो अब्रेजन से किया। माइक्रो अब्रेजन क्या होता है, बेसिकली इसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रोफाइलैक्सिस पेस्ट इसको दांत पे लगा रहे हैं, ठीक है। लगाने के बाद एनामल सॉफ्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली वो एसिड है, तो एनामल सॉफ्ट होने के बाद फिर एक स्लो स्पीड हैंड पीस यूज़ करते हैं हैवी प्रेशर के साथ, ठीक है। वो एनामल सॉफ्ट एनामल को अपग्रेड कर देता है। ये होता है माइक्रो अब्रेजन। माइक्रो अब्रेजन में एसिड यूज़ हो रहा होता है, लेकिन जो मैक्रो अब्रेजन होता है उसमें एसिड यूज़ नहीं होता, उसमें सिर्फ बर यूज़ होता है, या फिर फाइन डायमंड या फिर कार्बाइड बर। हम लोग हाई स्पीड भी कर सकते हैं, लो स्पीड भी। अगर हाई स्पीड कर रहे हैं तो उसके साथ पानी भी यूज़ करेंगे, ठीक है, और प्रेशर इसमें लाइट होता है, ठीक है। फिर ये भी अपग्रेड कर देगा, ठीक है। आउटकम जो होता है वो दोनों के बहुत ज़्यादा सिमिलर, यहाँ पे हम लोग माइक्रो अब्रेजन करें या मैक्रो अब्रेजन, उसके आउटकम सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल इन द ये इस पिक्चर में मैक्सिलरी राइट सेंट्रल इंसाइजर में ये माइक्रो अब्रेजन की हुई है उन्होंने, और राइट में माइक्रो अब्रेजन की हुई और लेफ्ट में मैक्रो अब्रेजन की हुई है, ठीक है। ब्लीचिंग बिफोर एंड आफ्टर प्लेसमेंट वीनस।
अच्छा, अगर हम लोग पेशेंट की वीनियर्स लगा रहे होंगे और उसका दांत डिसकलर है, ठीक है, उसके ऊपर हम वीनियर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, अब दांत का कलर थोड़ा सा डिसकलर है और फिर वो लाइट रिफ्लेक्स होगी वीनियर के साथ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अनएस्थेटिक लगेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वीनियरिंग से पहले ब्लीच कर देते हैं ताकि दांत जो है वो थोड़ा सा वाइट हो जाए, और जब वीनियर्स लगाएं तो जब लाइट रिफ्लेक्स हो तो फिर वो एस्थेटिक वाइज अच्छा लगे। ठीक है। Okay, so the bleaching topic is done. Hope you like this topic. If you found any difficulty, so leave a comment in the chat box. तो मैं उसमें reply कर दूँगी आपको. और and please subscribe, like and share our channel, and don't forget to press the bell icon so you will never miss an update. Thank you.